हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात करेंगे और कैटलिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो मैंने आगे आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, देयर इज अ सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी आप लिख सकते हो, इसको हम C.A भी लिख सकते हैं, सेंट्रल एटम। ठीक है, इसके अंदर होता है। एक जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो सेंट्रल एटम होता है और एक जो है वो लिगैंड होता है। ठीक है, सेंट्रल एटम क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। अगर पूरा लिखे तो यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्ट करता है एंड लिगैंड लोन पेयर डोनेट करता है। ओके, तो सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा ना, है ना। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ही नहीं होगी तो एक्सेप्ट कर सकता है, वो नहीं कर सकता, है ना। तो यहां पे ये जो सेंट्रल एटम है, तो यहां पे एक पॉइंट में लिख देता हूं, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स formed by S block elements and P block elements। ऐसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा जिसके जो S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट से बना हो। ठीक है, और ये जो सेंट्रल एटम है ना, वो ज़्यादातर कौन से होते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। ठीक है, D ब्लॉक एलिमेंट्स के ही होते हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे जो एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल दिया था, TiH2O6Cl3। तो ये जो है, ये भाई है लिगैंड और ये जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम। इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इसके अंदर ये जो है इनके ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसका जो भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होगा वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही क्या होते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। और क्यों, तो रीज़न मैंने आपको लिखवाया था, स्मॉल साइज है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, स्मॉल साइज वैकेंट डी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर, है ना। और एक थर्ड भी लिखवाया था रीजन। तो इन सब रीजन से ही सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। और ये जो है पूरा चैप्टर, मतलब कि ये जो टॉपिक है वो हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो नोट करो, उसके बाद हम कैटलिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो एज अ कैटलिस्ट भी ज़्यादा यूज होते हैं, वो हमको मालूम है, लेकिन क्यों, तो उसके रीज़न भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम कैटलिक प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव अ गुड कैटलिक प्रॉपर्टीज स्पेल में हो गया मिस्टेक, कैटालिटिक
प्रॉपर्टीज, उनके पास जो है वो अच्छी मतलब कि ज़्यादा अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पे स्पेल में मिस्टेक हो गया मेरा, कई बार याद रहता नहीं है, भूल जाते हैं टाइम पे। ठीक है, ज़्यादा अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो यूज़ होती है वो है निकल, पीटी एक्सेट्रा। ये जो सभी एलिमेंट्स है वो एज अ कैटालिक यूज होते हैं इन अ सूटेबल रिएक्शंस। ठीक है, ये सभी यूज होते हैं। तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीजन हम देखेंगे। फर्स्ट रीजन जो है उसके बारे में बात करेंगे। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हमको मालूम है। ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई the electrons of trons can absorb and re-emit different energies which is required for activation energy, activation energy of a reaction। हमको मालूम है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसको, है ना। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जो एनर्जी मतलब कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, वो क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये लोग। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, रीएमिट होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो वैसी कुछ चीज़ है। इसी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन के अंदर मिलती है। ठीक है, इसके अंदर ही पार्ट हम लिखेंगे। दे हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म रिएक्शन मेडिएट स्पेलिंग होती है, इंटरमेडिएट हम बोलते हैं, विच इज रेडिली डिकम्पोज टू गिव प्रोडक्ट and also the catalyst used is regenerated at the end of the reaction। ये लोग क्या करते हैं कि फॉर्मेशन करते हैं इंटरमीडिएट का। ठीक है, इसीलिए ये लोग एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। क्यों, एक दूसरा पॉइंट लिख के मैं समझाऊंगा आपको। दिस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन रिक्वायर्ड लेस एक्टिवेशन एनर्जी, so the rate of reaction, the reaction is faster because of the use of this catalyst। इनका यूज करने से क्या होगा, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, और
क्योंकि इंटरमीडिएट फॉर्मेशन बनने से एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, कम एनर्जी में रिएक्शन रेट फास्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर एक रिएक्शन है मान लो कि SO2 की O2 के साथ, ठीक है, तो SO3 बना रहा है। ठीक है, इसको अगर करेंगे 2 6 है ना, 2SO2, ओके। तो ऐसा कुछ रिएक्शन हम बना रहे हैं SO3 की। तो हियर द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज हायर। यहां पे रिएक्शन करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए ये रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पे एज अ कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं, सुटेबल कैटलिस्ट इसके लिए है, इसके लिए है वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 एंड प्लेटिनम। ठीक है, इनमें से कोई भी हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, दोनों का मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर हम V2O5 पहले यूज करें तो V2O5 जो है वो क्या करेगा, तो सेकेंड रिएक्शन अगर हम ऐसे करें कि SO2 की रिएक्शन जो है V2O5 से करवा दें, ठीक है, तो V2O4 बन जाएगा और SO3 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, मतलब कि ये इंटरमीडिएट बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, SO2 की रिएक्शन V2O5 से करवाए तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, V2O4 बन जाएगा और इसका नाम है डाइवेनेडियम टेट्रोक्साइड। देखो हमको प्रोडक्ट तो मिल गया SO3, लेकिन V2O4 क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा O2 के साथ और V2O5 बना लेगा। क्या बना लेगा, V2O5 बना लेगा। ठीक है, बैलेंस कर देना, ओके। ठीक है, तो ये वापस से हमको V2O5 मिल गया, पहले जो था वैसा ही कैटलिस्ट यूज मिल गया। लेकिन इस रिएक्शन में क्या हुआ कि इसके अंदर लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। इसमें जो है हमको इससे कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। समझ में आया, ओके। तो ये जो इंटरमीडिएट बनाता है वो कैसे बनाता है, बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि जो अगर अलग अलग मतलब कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, या फिर हम बोल सकते हो वैकेंट डी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई दे फॉर्म इंटरमीडिएट। क्या बना सकते हैं, इंटरमीडिएट बना सकते हैं। और वो इंटरमीडिएट जो है वो रेडिली डिकम्पोज हो जाता है और फिर से V2O5 बना लेता है या रिएक्शन कर लेता है, और ये क्या बन जाए, ये टूट गया। देखो ये जो था ये टूट के प्रोडक्ट हमको मिल गई, जैसे ये थी। ठीक है, वैसे ही हमको प्रोडक्ट मिल गई, ओके। लेकिन ये रिएक्शन की जो रेट है वो ज्यादा है, इसकी रिएक्शन की रेट क्या है, कम है। ये जल्दी नहीं बनेगा, ये जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम V2O5 यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन द केस ऑफ SO2 से O2 को बना, मतलब कि SO3 बनाने के लिए। ठीक है, सुटेबल एग्जांपल, मतलब कि सुटेबल हमको यूज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक कोई इसमें से कोई भी यूज कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल था कि हम इंटरमीडिएट बना सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल क्या है वो हम देखेंगे, इतना नोट करो, इसलिए हम आगे चलते हैं। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, इन सम केसेस the catalyst provide large surface for the reaction completion। कई बार क्या होता है कि ये जो हमने अब V2O5 वाला तो फंडा देख लिया, प्लेटिनम वाला फंडा देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऐसा अगर मान लो कि प्लेटिनम यूज करें हम यहाँ पे, ठीक है, तो प्लेटिनम पे क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पे अगर मान लो कि ये प्लेटिनम की सरफेस है, ये लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है प्लेटिनम, ये प्लेटिनम PT लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस पे रिएक्टेंट क्या होंगे, आएंगे यहाँ पे। ये देखो, ये अगर मान लो कि यहाँ पे ये SO2 है, ये O2 है, ये O2 चिपक गया यहाँ पे,
यहाँ पे O2 चिपक गया, ठीक है, ये SO2। तो ये सभी रिएक्टेंट क्या होंगे, यहाँ पे सरफेस पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहली कंडीशन, यहाँ पे हम लिखेंगे एब्सॉर्प्शन ऑफ O2, यहाँ पे O2 एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे कोई भी एक रिएक्टेंट एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हियर ऑल रिएक्टेंट्स कम क्लोजर ऑन द कैटालिटिक surface and concentration क्या होगा, बढ़ेगा, reactants increases, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। अब यहां पे क्या होगा, ये O2 जो है वो टूटेगा, तो ये वापस से मैं प्लेटिनम की सरफेस बना लेता हूं, ये प्लेटिनम 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 सब में लिख दो। अब यहाँ पे क्या होगा, O2 टूटेगा O में, यहाँ पे O टूट गया, ये O ये O, यहाँ पे SO2 तो है, सब मतलब कि सरफेस पे ही होगा सब, ठीक है। ये O टूट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ O2 इनटू O, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ O2 इंटू O। अब थर्ड जो होगा वो क्या होगा, रिएक्शन होगी, तो PT की सरफेस वापस से ड्रॉ कर दो, प्लेटिनम 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 प्लेटिनम, ओके। नाउ क्या होगा, SO3 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 यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पॉइंट हम लिख सकते हैं, देन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड ऑन द सरफेस। यहां पे क्या होगा, ये टूटेगा, यहां पे क्या होगा, ये सब ज्यादा यहां पे इंक्रीज हो जाएंगे, तो इनके मोलिक्यूल में जो बॉन्ड है वो भी वीक हो जाएगा। SO2 से O2 कब रिएक्शन करेगा, जब इन दोनों के दोनों के जो स्टेबल बॉन्ड है वो टूटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ही लिख लेते हैं, ऑन द सरफेस द ओल्ड बॉन्ड्स, जो पुराने बॉन्ड्स हैं ऑफ रिएक्टेंट्स गेट वीकन एंड ब्रेक डाउन। यहां पे क्या होगा, जो पुराने SO2 के अंदर और इसके अंदर जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, तब जाके वो दोनों रिएक्ट करेंगे। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ही है कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, तब जाके SO3 बनेगा। तो क्या करेगा, देन द रिएक्शन कंप्लीटेड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। क्या होगा, तब जाके रिएक्शन होगी, ये SO3 बनेंगे, इसके साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है, क्लियर। तो ये एक एब्सॉर्प्शन थियरी बोल सकते हो कि एज अ सरफेस हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो लार्ज सरफेस यूज होता है एज अ कैटलिस्ट में, मतलब कैटलिस्ट यूज होता है सरफेस प्रोवाइड करने के लिए, और बिकॉज ऑफ दिस लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। अभी ये तो लिखना नहीं है, आप लिख सकते हो ऐसे ही, एंड लेस एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन कंपेयर टू दिस रिएक्शन, ओके। V2O5 के केस में भी लेस एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और प्लेटिनम के केस में भी लेस एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ओके, क्लियर। अब इसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी देखें हम, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मतलब कि जो हमने इंटरस्टिशियल के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। वॉइड्स जो होते हैं उसके अंदर या जो दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं वो घुस जाते हैं, ठीक है, उससे ये नए कंपाउंड बनते हैं। तो ये जो है दे आर नॉन स्टोकियोमेट्रिक मेट्रिक कंपाउंड,
ये जो है वो नॉन स्टोक्योमेट्रिक होते हैं। मतलब कि अगर मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:2, ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है 1:2:1, तो इनके अंदर जो है वो ऐसा रेशियो नहीं होता। अगर मेटल के साथ कोई मान लो कि कोई हाइड्रोजन है तो इसका जो रेशियो होगा M और H का वो 1:5 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स है। दूसरी बात, दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन से नहीं बनते हैं, ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये जो है वो हमारे मेटल है, ठीक है, ये कुछ हमारी मेटल है। तो ऐसे मेटल के अंदर जो वॉइड होते हैं ऐसे, ठीक है, वॉइड तो बड़े छोटे होते हैं, वॉइड्स, ठीक है। तो उनके अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, मतलब कि भर जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ट्रैप्ड इनटू दोज वॉइड्स। वॉइड्स के अंदर जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। और यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकता है, ये हम यहाँ पे M लिख लेते हैं, ठीक है। ये सभी जो है वो M के मेटल के एटम्स हैं, उसमें ये ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है वो बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये बनने के बाद जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ मैं, दे आर मच हार्डर देन प्योर मेटल। जो प्योर मेटल होती है उनसे ये मेटल के जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं वो ज़्यादा हार्डर होते हैं, क्योंकि मेटल के अंदर वॉइड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉइड के अंदर दूसरे एलिमेंट घुस जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मोर हार्डर हो जाएगा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू प्योर मेटल। प्योर मेटल के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ओके। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूँ तो दे हैव कंडक्टिविटी तो रहेगी इनकी, ऐसी नहीं है कि कंडक्टिविटी लूज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे Ti3H, TiC, Mn4, यहाँ पे Mn4C, कार्बन ही है क्या, देखना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर पे। Mn4N है, सॉरी Mn4 है ना, TiH2 है, सॉरी यहाँ पे TiH2 है, Mn4N है। ये कुछ एग्जाम्पल है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के, ठीक है। Mn4N, TiH2, TiC, उसके अलावा एक है Fe3C, ठीक है, ये भी है। तो ये है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एलॉयज के बारे में, कि एलॉयज भी बनाते हैं, वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो एलॉयज क्या है, हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, मिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अमालगम, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ Hg, है ना। तो इसकी एक कंडीशन है कि कौन से मेटल जो है वो एलॉयज बनाते हैं। इफ अगर मान लो कि हमारे पास M1 है, M2 है और M3 है, ठीक है।
अगर इसकी एटॉमिक रेडियस जो है वो 100 पिकोमीटर है तो इसकी एटॉमिक रेडियस 85 पिकोमीटर से 115 पिकोमीटर के बीच होनी चाहिए। इवन इसकी भी एटॉमिक रेडियस 85 पिकोमीटर से 115 पिकोमीटर के बीच होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स which have difference of atomic radius of 15% only can form alloys। सिर्फ यही लोग जो है वो बना सकते हैं जिसकी जो है वो 85 या फिर कम 85 से ज़्यादा, मतलब कि 15% का डिफरेंस होना चाहिए अगर इसका 100 पिकोमीटर होगा तो, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस हैव रेडियस ऑफ एलिमेंट्स, या फिर मेटल्स लिख लो, उसमें सभी एलिमेंट्स में सभी आ जाएंगे, हैव सेम प्रॉपर्टीज। आपको मालूम है जिसकी एटॉमिक रेडियस जैसी होगी तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी क्या होती है, सेम ही होती है ना, इसलिए ये ऐसा होता है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं, एलॉयज की प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, सो हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोरोजन फ्री, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेनलेस स्टील जो हम यूज करते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोरोजन फ्री होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील, इसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर होते हैं मेटल के, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक है वो रिड्यूस हो चुके हैं, तो हम वो निकाल देंगे और जो बाकी के हैं वो अभी आगे चलवाएंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक अगले